स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो जिस तरीके से ईरान में कंडीशंस और सीरियस होती जा रही हैं, वॉर और गहरा होता जा रहा है, लॉस ऑफ लाइफ के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं एंड ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल ट्रेड के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑलरेडी यहाँ पर एंटिसिपेट किया जा रहा है। उसकी वजह से इंडिया के लिए भी कंसर्न्स यहाँ पर बढ़ते हैं। पहला कंसर्न तो यही है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है और उसमें से बहुत सिग्निफिकेंट क्रूड ऑयल हमारा इसी रीजन से हमें देखने को मिलता है, राइट। अब यही रीजन वॉर अफेक्टेड है तो जाहिर सी बात है सप्लाई डिसरप्ट होगी, जिसकी वजह से तेल के दाम और यहां पर बढ़ेंगे। बट अब यहां पर यूएस क्या कहता है? यूएस कहता है कि इंडिया को 30 दिन का वेवर दिया जाता है कि जहां पर इंडियन ऑयल कंपनीज रशियन ऑयल को यहां पर खरीद सकती हैं। नाउ दिस इज अनदर कंसर्न कि क्या हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी की पॉलिसीज हैं, क्या वो अभी भी यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है? बिकॉज लास्ट टाइम जब इंडिया के ऊपर 25% का एडिशनल टैरिफ वहां पर लगाया गया था इन द नेम ऑफ यूएस सैंक्शंस, जो वहां पर लगाए जाने की इंडिया रशियन ऑयल खरीदता है, तो एक्स्ट्रा जो 25% थे या जो पूरा स्ट्रक्चर था रेसिप्रोकल टैरिफ्स का, भैया इसको तो बिल्कुल अमान्य घोषित कर दिया गया वहां के सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत सारे ऑप्शंस यहां पर ओपन अप होने चाहिए कि जहां इंडिया खुद से अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की डील्स को साइन करे, उसकी पॉलिसीज यहां पर बनाए। एंड सबसे क्रूशियल फैक्टर जो है वो जो दोनों देशों के बीच का जो डायनामिक रिलेशनशिप है, उससे दोबारा रीअसेस करने की आवश्यकता है। ये जो सॉवरेनिटी यहां पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती हुई देखने को मिल रही है, इसे दोबारा रीअसर्ट करने की आवश्यकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेड डील की बातें बहुत समय से चल रही हैं, नाउ इज द टाइम जब उसे यहां रीनेगोशिएट किया जाए। बिकॉज अगर वो नहीं करेंगे तो इंडिया हमेशा से एक स्मॉल पॉइंट या एक लूजिंग पॉइंट पर वहां पर देखने को मिल सकता है कि अभी भी हम इस प्रकार के एक डिसीजन के ऊपर डिपेंडेंट है कि जहां पर हम तेल खरीदना चाहते हैं, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहते हैं, और कोई और देश हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की पॉलिसीज वहां पर साइन कर रहा है। एग्जैक्टली क्या ये पूरा इशू है? किस प्रकार के कंसर्न्स यहाँ पर हैं? क्या इंडिया के लिए यहाँ पर एक सॉल्यूशन हो सकता है? आइए आज के सेशन में हम डिस्कस करते हैं। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो जाहिर सी बात है, ये रीजन पिछले कुछ दिनों से आप बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स, टीवी पे न्यूज देख रहे होंगे, जहां पर आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर एक डिस्ट्रक्शन का वॉर चल रहा है, राइट। एंड जाहिर सी बात है, ये जो पर्टिकुलर रीजन का जो पर्टिकुलर पॉइंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट होल्ड करता है। बिकॉज इसी के थ्रू ग्लोबल ट्रेड का, जो ग्लोबल एनर्जी ट्रेड की अगर हम बात करते हैं, सिग्निफिकेंट ट्रेड इसी पॉइंट से यहाँ पर होता है। और पिछले कुछ दिनों का डेटा यहाँ पर देखा जाए, मार्च 4 का डेटा देखा जाए, तो ये जो आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ना, रेड रेड कलर के, दीज आर द फ्लीट्स, है ना। ये आपके वो शिप्स हैं, कमर्शियल शिप्स हैं, जो कि यहाँ पर स्टैंडर्ड हैं। बिकॉज कंसर्न क्या है कि भैया इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए बार बार न्यूज आइटम क्या आ रही है कि ईरान इसे यहाँ पर बंद करने वाला है, इसे क्लोज करने वाला है। अब हालांकि यहाँ पर ईरान का जो ईरान मिशन टू यूएन है, उनका क्या पॉइंट रखा गया है कि जो क्लेम रखा जाता है कि ईरान ने क्लोज कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इट इज बेसलेस एंड अब्सर्ड। हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, ऐसा ईरान यहाँ पर कहता है। और वो कहते हैं कि ईरान कमिटेड है टू इंटरनेशनल लॉ एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। एंड इन रियलिटी इट इज द यूएस जिसने मैरीटाइम सिक्योरिटी को यहाँ पर एंडेंजर किया, जब उन्होंने इंडियन ओशियन में ही यहाँ पर ईरान की एक वेसल, जो शिप थी, जो कि इंडिया से ही यहाँ पर जा रही थी वापस एक प्रैक्टिस को फॉलो करने के बाद, जब यहाँ से वापस जा रहे थे, उसे यहाँ पर बॉम्ब कर दिया, राइट। तो उनका ये कंसर्न है कि हम नहीं है जो कि मैरिटाइम सिक्योरिटी को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बट यूएस है जिसके द्वारा इस प्रकार के स्टेप्स यहाँ पर लिए जाते हैं। बट एग्जैक्टली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्यों इतना क्रिटिकल है? बिकॉज 20 मिलियन बैरल्स पर डे इतना ट्रेड यहाँ से हो रहा है आपके क्रूड ऑयल का। ग्लोबल जो आपका नेचुरल गैस का ट्रेड है, 33% का ट्रेड इसी रूट से हो रहा है। एंड एशियन मार्केट्स की तरफ 84% ट्रेड यहां पर जाता है, जिसमें चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया एक सिग्निफिकेंट पॉइंट होल्ड करते हैं। इंडिया के केस में देखा जाए तो 35 to 50% तक की जो हमारी एनर्जी इंपोर्ट्स हैं, वो इसी रीजन से होते हुए देखने को मिलते हैं। दैट क्लियरली इंप्लीकेट्स कि हमारे लिए कल को तेल के दाम बढ़ना, या घरों पर आपकी जो गैस सिलेंडर आप यूज कर रहे हैं उसके दाम बढ़ना, एक बहुत ही मेजर कॉन्सिक्वेंस है जो कि यहाँ पर फेस करना पड़ सकता है। और उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करने के लिए पहले भी, या अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, इंडिया द्वारा सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए गए हैं। जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तो उस समय पर जो सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाई गई थी और कोई और देश उससे तेल नहीं खरीद रहा था, इंडिया ने फिर तेल खरीदा। कि कहाँ प्री वॉर बहुत ही लिमिटेड सा एक इंपोर्ट हम रशियन ऑयल का करते थे, बट वही जो नंबर्स यहां पर देखे जाएं तो 2.1 मिलियन बैरल्स पर डे इतना इंपोर्ट हम रशियन ऑयल का यहां पर कर रहे थे, जो कि फिर सडनली 2026 के जनवरी महीने में ये 1.1 मिलियन बैरल्स पर डे पर आ गया, ऑलमोस्ट हाफ पे। और इसके रीजंस जो हाईलाइट किए गए वो यही थे कि भैया जो 25% का एडिशनल टैरिफ वहां पर लगाया गया था, जो टाइटर यूएस सैंक्शंस यहां पर देखने को मिल रही थी। एंड मोर ओवर
जो एक नैरो, जो डिस्काउंट्स का जो एक मार्जिन था, जो डिस्काउंट्स का एक बेनिफिट हमें मिल रहा था कि सस्ते में तेल मिल रहा था, वो मार्जिन भी यहाँ पर कम होता जा रहा था। ऑल्दो ऐसा नहीं कि मार्जिन खत्म हो गया, इट जस्ट दैट वो नैरो होता जा रहा था वो मार्जिन। तो उस वजह से भी यहाँ पर हमने क्या देखा कि इंडियन ऑयल कंपनी से अपनी सप्लाई चेन को रीडायरेक्ट करना शुरू कर दिया था, राइट, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूएस है इंपॉर्टेंट उस तरीके से देखा जाए ट्रेड एस्पेक्ट से, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट नेशन है हमारे लिए। हमारी बहुत सारी कंपनीज के जो रेवेन्यूज हैं, उन पर जो डिपेंडेंट लाइवलीहुड्स हैं, वो इसी पर्टिकुलर देश की मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जाहिर सी बात है इंडिया द्वारा उस समय पर ये स्टेप्स यहाँ पर लिए गए, और उन स्टेप्स को फॉलो करने का ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारी ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी को हर एक तरीके से यहाँ पर इंश्योर किया जा सके। इवन हमने वेनेजुएलन ऑयल के भी यहाँ पर ऑर्डर्स प्लेस किए, रिलायंस ने किया, यूसीएल ने किए, सभी ने वेनेजुएलन ऑयल के ऑर्डर्स भी यहाँ पर थोड़े बहुत प्लेस किए, ताकि उस तेल को भी मंगवाया जाए, देखा जाए कि किस प्रकार से उसको हम यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। नहीं, हालांकि बहुत हैवी ग्रेड का ऑयल है, बट हाँ, हमारी इंडियन ऑयल कंपनीज के पास उस प्रकार की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी है जहां पर हम हैवी ग्रेड ऑयल्स को भी यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज, इन सभी चीजों के बाद जो 25% का टैरिफ यहां पर ड्रॉप किया गया, फिर यहां पर देखा गया कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, इंडिया को थोड़ा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज यहां पर मिलेगा यूएस मार्केट्स में। बट द पॉइंट इज कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट रेसिप्रोकल टैरिफ्स का था, ये तो भैया वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये तो अमान्य है। तो क्या अभी भी हम इस प्रकार के 25% के टैरिफ के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे? एंड सबसे बड़ी बात, जो ये 30 दिन का वेवर यहां पर दिया गया, इसकी वजह से और सवाल उठ रहे हैं। मतलब ऑपोजिशन भी यहां पर सवाल उठा रहा है कि भैया जो वेवर यहां पर दिया जा रहा है, कि क्या ये एक तरीके का ब्लैकमेल, और कब तक ये ब्लैकमेल यहां पर चलेगा? कब तक यूएस इंडिया की ट्रेड पॉलिसीज या फिर एनर्जी सिक्योरिटी की पॉलिसीज को यहां पर रीअलाइन करेगा या अपने हिसाब से यहां पर मैनूवर करेगा? अब हालांकि इस वेवर के बाद से रिलायंस द्वारा ऑलरेडी उस प्रकार के रशियन ऑयल को खरीदना शुरू करने की बात कर दी जा चुकी है। और इस पूरे 30 डे के वेवर में क्या कहा गया है कि जो रशियन ऑयल स्टैंडर्ड है सी में, मतलब जो सी में मौजूद है, कि रशिया से निकल चुका, उसको अपना फाइनल बायर नहीं मिल रहा, सिर्फ उसी तेल को यहां पर खरीद सकते हैं। बिकॉज अगेन ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट होने वाली है, प्राइसेस हाई होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट यहां पर इंपोर्टर है, तो इंडिया को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करनी पड़ेगी। तो उस केस में इंडिया नीड्स टू हैव दिस काइंड ऑफ ऑयल। बट द पॉइंट अगेन इज दैट इंडिया शुड बी टेकिंग दिस कॉल ऑन देयर ओन। इंडिया शुड बी द वन जो यहां पर कहें कि हम अपने रशियन ऑयल को दोबारा से खरीदना चाहते हैं, हम अपनी सप्लाई चेन को दोबारा से रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। अब हालांकि इस पूरे सिनेरियो में कंसर्न यही रहता है कि जब फाइनेंसिंग की बात आती है कि कैसे पेमेंट्स करनी, तो उस केस में डेफिनेटली जो पूरा ग्लोबल ट्रेड सिस्टम है, उसमें सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है डॉलर सिस्टम की, और उसी की वजह से यूएस अपना एक वो पर्टिकुलर प्रेशर भी वहां पर असर्ट करते हैं कि भैया मेरा सिस्टम है, मैं बताऊंगा कहाँ क्या चीज बिकेगी, राइट। बट हमने तो बहुत समय से तेल यहाँ पर खरीदा ना, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया है। वो वॉस्टर अकाउंट्स का जो कॉन्सेप्ट हम क्लासेस में पढ़ते हैं, वो पूरा कॉन्सेप्ट इसी चीज के ऊपर डिजाइन किया गया था, जहां पर हम डॉलर की डिपेंडेंसी को कम कर सकें, राइट। बट द पॉइंट इज कि अभी तक उस सिस्टम को हम उतना एफिशिएंट नहीं बना पाए कि जहां हम उस डिपेंडेंसी को कंप्लीटली अवॉइड कर सकें, उसे मनूवर कर सकें, उसको बाईपास कर सकें। सो दैट इज द वेकअप कॉल फॉर इंडिया कि नाउ इज द टाइम, जब ओवरऑल दुनिया भर में अगर वॉर लाइक सिचुएशन है और उसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर भी देखने को मिल सकता है, तो उस समय पर इंडिया शुड बी द वन टू टेक देयर ओन शॉट्स, और इंडिया को अपनी पॉलिसीज यहां पर डिजाइन भी करनी चाहिए। बट हालांकि इसमें और क्या पॉइंट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, सिंपल सा सवाल, ये सेफ गार्ड ड्यूटी का अपने कॉन्सेप्ट डेफिनेटली इस पूरे रेसिप्रोकल टैरिफ्स के कंसर्न में देखा होगा। तो बताइए जरा, सेफ गार्ड ड्यूटी एग्जैक्टली है क्या? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, करेक्ट आंसर जो भी आपका चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। एंड अगर आप भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उस केस में और इकोनॉमी सब्जेक्ट में अगर आपको कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। या फिर आप इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर हम करंट अपडेट्स, मॉक क्वेश्चंस, ये सभी चीजें डिस्कस करते रहते हैं। एंड करेंटली भैया होली की जो पूरी लहर है वो अभी तक चल रही है, तो उसी उपलक्ष्य में स्टडी IQ द्वारा भी हमारा जो P2I कोर्स है, उस पर फ्लैट 55% का डिस्काउंट यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। एंड द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज टू मेक श्योर कि जो आपकी प्रिपरेशन है फ्रॉम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, उसे यहाँ पर स्ट्रेंथन किया जा सके। एंड रिसेंटली हमारा रिजल्ट भी यहाँ पर निकल चुका है, तो अगेन बहुत बहुत बधाई उन सभी लोगों को जिन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शायद उन लोगों के लिए जो कि नहीं कर पाए, इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे बट फिर भी नहीं कर पाए, तो उनके लिए सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज है कि यार, ये पूरी प्रिपरेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो पूरी जर्नी है, ये जर्नी है ही ऐसी जहाँ पर आप डेफिनेटली निराशा देखने के चांसेस ज़्यादा हैं, right? तो उसमें घबराना नहीं, अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना, अपनी प्रिपरेशन को दोबारा से जज नहीं करना है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। डेफिनेटली आपने जितना किया होगा, आपने बेस्ट वहाँ पर दिया होगा। बट अगर आप दोबारा तैयारी करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली यू शुड बी डूइंग इट, शुड बी गिविंग दैट एफर्ट, बिकॉज आपने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम ऑलरेडी इस एग्जाम के लिए स्पेंड किया है। बट अगर आप नहीं भी करना चाहते, तो लाइफ इज फुल ऑफ
ऑप्शंस, जहां पर आप वेरियस फील्ड्स में जा सकते हैं। यूपीएससी एक्सपीरियंस के लिए तो कहा ही जाता है ना कि एक बार इतना ज्ञान का भंडार यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं, राइट। सो डेफिनेटली ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। बट अगेन दिस पीडीओ बैच हैज बीन डिजाइंड कि आपकी जितनी भी प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो नोट्स की हो, लाइव क्लासेस की हो, कंटेंट की हो, आंसर राइटिंग विद वैल्यूएशन की हो, मॉक सेशंस की हो, मेंटरशिप की हो, एवरीथिंग इज कवर्ड। एंड जो बच्चे यहाँ पर प्रीलिम्स के बाद एमआरपी में जाते हैं, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसी साल हमने देखा है कि हमारे पास वी हैव वेरी गुड रैंक्स फ्रॉम दैट एमआरपी इनिशिएटिव, तो उसका डिजाइन इस तरीके से किया गया जहां पर स्टूडेंट को कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना, कंप्लीट फूड एंड लॉजिंग यहाँ पर स्टडी आईक्यू देखता है, ताकि आपकी प्रिपरेशन को यहाँ पर बेहतर बनाया जा सके। सो डेफिनेटली जाकर चेकआउट करें, एनरोल करें एंड अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर यहाँ पर बनाएं, राइट। नाउ द पॉइंट इज दैट सुप्रीम कोर्ट ने जब यहाँ पर इस पूरे ग्लोबल टैरिफ के स्ट्रक्चर को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, एंड इसके बाद भी अब वही था ना कि सबको उम्मीद थी कि शायद ट्रम्प भाई साहब मान जाएंगे कि चलो ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो एक बैलेंस होता है ना पावर्स का, हर एक इकोनॉमी में, हर एक डेमोक्रेटिक इकोनॉमी में एक बैलेंस होता है पावर्स का, एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेटिव का एंड जुडिशरी का। वो बैलेंस ऑफ पावर कहीं ना कहीं स्क्यू होता हुआ देखने को मिलता है टुवर्ड्स द एग्जीक्यूटिव, कि जैसे ये टैरिफ का स्ट्रक्चर यहाँ पर डिसमेंटल किया गया और इतना तक कह दिया कि भैया जितना 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 आपने एक्स्ट्रा टैरिफ यहाँ पर कलेक्ट किया उसको रिफंड किया जाए, बिकॉज ये अमान्य है, किसी भी तरीके से नहीं है। तो उसी समय पर यहाँ पर वो क्या करते हैं, एक नया टैरिफ स्ट्रक्चर यहाँ पर निकाल देते हैं, जिसमें इनिशियली तो पहले उन्होंने 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाया, फिर सडनली उसको 15% कर दिया, राइट। अब वो भी एक तरीके से हाईलाइट करता है कि किस प्रकार की पॉलिसीज यूएस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर फॉलो कर रहा है, कि वो अपने खुद के देश के जुडिशियल सिस्टम को एक तरीके से चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है एक तरीके से, या फिर हम कहते हैं उसको फॉलो ना करते हुए दोबारा से जो अनसर्टेनिटी दोबारा एक पूरे ट्रेड इकोनॉमी में क्रिएट हो चुकी है, उन अनसर्टेनिटीज को और यहाँ पर बढ़ा रहा है। बट इंडिया के लिए यहाँ पर बहुत क्रूशियल क्या है, इंडिया के लिए क्रूशियल यहाँ पर यह है कि जो ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी हम साइन करने की बात कर रहे हैं, नाउ इज द टाइम व्हेन वी रीनेगोशिएट दैट। बिकॉज अब देखिए, ट्रेड एग्रीमेंट के केस में पहली बात तो कोई ऐसा बहुत बड़ा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं आया है ना। दोनों ज्वाइंट स्टेटमेंट्स यहाँ पर आई, उन ज्वाइंट स्टेटमेंट्स के बेसिस पर देखा जाए तो क्या क्या पॉइंट्स रखे जाते हैं कि इंडिया के प्रोडक्ट्स यूएस में जाएंगे, 18% का टैरिफ लगेगा। अगर वो 18% का टैरिफ लगेगा तो 15% फिर यहाँ पर किसके ऊपर है, हम तो फिर भी डिसएडवांटेजेस पोजीशन पर चले गए, राइट। एंड यूएस प्रोडक्ट्स जब इंडिया एंटर करेंगे उनके ऊपर 0% टैरिफ लगेगा। तो ये किस प्रकार का बैलेंस है। हालांकि पीयूष गोयल जी कहते हैं कि हाँ जी, हमने रीबैलेंसिंग का पॉइंट वहां पर रखा है कि विद टाइम हम इस ट्रेड डील को इवॉल्व करते रहेंगे ताकि दोनों देशों के बीच का बैलेंस यहाँ पर बरकरार रहे। बट आई थिंक वो रीबैलेंसिंग का पॉइंट सबसे पहले यहाँ पर आ जाना चाहिए, बिकॉज नाउ इज द टाइम कि जो हम इस पूरे सिस्टम को यहाँ पर चैलेंज करें, इस पूरे ट्रेड डील के सिस्टम को यहाँ पर रीनेगोशिएट करें। बिकॉज इंडियन प्रोडक्ट्स का जो पर्टिकुलर मार्केट शेयर यूएस में है, दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब वहां का जुडिशियल सिस्टम ही कह दे रहा है कि वो स्ट्रक्चर ही वहां पर अमान्य है, तो हमें कहीं ना कहीं तो से रीनेगोशिएट करना चाहिए ना। एंड इवन जब उस पूरे सिनेरियो में जब यहां पर यूएस द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाली जाती है 30 डेज के वेवर की, दैट इज समथिंग जो कि कंसर्निंग फैक्टर बन जाता है कि हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की पॉलिसीज किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंट रहते हुए नहीं करनी। हमें इंश्योर करना है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, उसकी पॉलिसीज हम खुद से यहाँ पर डिजाइन करें, खुद से यहाँ पर इंश्योर करें। एंड इवन इफ यू लुक एट इट, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ और सिर्फ हम यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं, यूएस भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे जेनरिक ड्रग्स की जो सप्लाई है, यूएस की टोटल इंपोर्ट्स में 40% तक की कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर रखता है। हमारे द्वारा टेक्सटाइल में, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में, सभी चीजों में यहाँ पर सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट वहां पर किया जाता है, जिसके लिए वो डिपेंडेंट हैं, उनके लिए सप्लाई चेन की एस्टैब्लिशमेंट की गई है। सो इट इज नॉट जस्ट कि इंडिया को ही इस प्रकार के एग्रीमेंट की जरूरत है, यूएस को भी जरूरत है। यूएस भी चाहता है कि उनका जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, जो कि इंडिया में जिन चीजों की शॉर्टेज देखने को मिलती है, कि इंडिया में आके बेचें, बिल्कुल बेचें। दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, जहां पर एक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट की जा सके। बट वो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट वन साइडेड नहीं हो सकता कि जहां पर सिर्फ एक ही देश को प्रेफरेंस मिले। और इंडिया अगर कहीं ना कहीं एक हम कहते हैं ना लेवरेज वाले पॉइंट पर, कि बड़ा लेवरेज जहां पर यूएस के पास था, तो इंडिया के पास भी उस प्रकार का लेवरेज है कि भैया आपका वो स्ट्रक्चर ही मान्य है जिसके बेसिस पर आप इतना 25% तक के टैरिफ्स यहां पर लगा रहे थे, और उसके बेसिस पर कहीं ना कहीं इस पूरी डील को रीअसेस करने की अब यहां पर आवश्यकता जाती है। बट अभी सबसे ज्यादा जरूरी ये बन जाता है कि इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की डील्स को यहां पर रीअसेस करे, और उसके बेसिस पर यहां पर डिसाइड करे कि व्हाट इज बेटर फॉर द इंडियन कंजम्पशन, व्हाट इज बेटर फॉर द इंडियन सिटीजंस। तो डेफिनेटली जो सॉवरन चॉइस है वो इन फैक्टर्स की वजह से बन जाती है कि पहला बात, जो सुप्रीम कोर्ट है ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टैरिफ वेपन को किल कर चुका है। ऑयल वेवर्स एक्सपोज करते हैं म्यूचुअल इकोनॉमिक नीड, क्योंकि यूएस को भी चाहिए कि भैया ग्लोबल प्राइसेस भी यहाँ पर सडनली ना बढ़ जाए, है ना।
सडनली मार्केट में भी क्राइसिस वाली सिचुएशन ना क्रिएट हो, तो वो भी चाहता है कि भैया इंडिया वहां पर तेल खरीद ले, बिकॉज इंडिया के द्वारा डिमांड तो क्रिएट की ही जाएगी। कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, तो भैया डिमांड तो वो क्रिएट करेंगे करेंगे। एंड हमारे पास इतना बड़ा अगर फार्मा का लेवरेज है तो हमें उसे यूज करना चाहिए। हमारे पास वो मार्केट है जहां पर यूएस के प्रोडक्ट्स बिक सकते हैं, तो इंडिया को भी उसको लेवरेज यहां पर करना चाहिए। एंड एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, एक ट्रू स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यहाँ पर होनी चाहिए, जिसके बेसिस पर इंडिया खुद से अपने डिसीजंस ले, ना कि कोई और आके हमें बताए कि हम किस तरीके से अपना तेल यहाँ पर खरीदेंगे। हालांकि बातें तो अलग चीजें हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द डेली, वो किस तरीके से यहाँ पर डिसीजन लेता है। हालांकि इस पूरे 30 डे के वेवर के बाद कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या कोई बयान भी यहाँ पर नहीं आया कि हाँ जी इंडिया अग्री करता है उसके साथ है नहीं, या इंडिया अपनी खुद की पॉलिसी यहाँ पर फॉलो करता है नहीं। तो दैट इज समथिंग जिसको डेफिनेटली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इंडिया जितना मर्जी इस वॉर से दूर भागे, इस वॉर से बचे, बट इंडिया उतना ही ज्यादा डे बाय डे बेसिस पर इस वॉर से अफेक्ट होना शुरू हो चुका है। एंड नॉट जस्ट दैट, रेमिटेंसेस के केस में भी अगर देखा जाए तो इंडिया सबसे नंबर 1 रैंक पे यहाँ पर आता है रेमिटेंसेस में। अब वही रेमिटेंसेस का एक मेजर शेयर इन्हीं पर्टिकुलर मिडिल ईस्ट कंट्रीज से आता है। अब वहां पर इतनी डिसरप्शन है तो इनकम कहाँ से अर्न होगी, कहाँ से रेमिटेंसेस यहाँ पर आएगा? रेमिटेंसेस नहीं आएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर और प्रेशर यहाँ पर पड़ेगा, बिकॉज वो उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता था, हमारे रुपी डिप्रिसिएशन को रोकने में हेल्प करता था। अब उस केस में भी अगर हम अपना तेल महंगे सोर्स से खरीदते रहेंगे तो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर तो और प्रेशर आएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। तो सारी इंटरलिंकेजेस डेफिनेटली समझना बहुत जरूरी है, बट सबसे जरूरी कि अब इस समय पर जो पूरा डायनामिक है इंडिया और यूएस के ट्रेड का या पूरे रिलेशनशिप का, इकोनॉमिक रिलेशनशिप का, नाउ इज द टाइम जब हम उसे रीबैलेंसिंग यहाँ पर पॉइंट को यूज करते हुए रीबैलेंस करें, रीनेगोशिएट करें, ताकि दोनों ही पार्टीज का यहाँ पर बेनिफिट हो, दोनों ही पार्टीज अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यहाँ पर ले सकें। आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूएशन यहाँ पर जरूर हुआ होगा। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।